हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो 12th क्लास की जो शुरुआत होती है उसकी जो मेन यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th क्लास का मोस्टली पार्ट कवर करता है। हम ये कह सकते हैं कि 50% पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या वो अपन देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी स्टडी करते हैं हम लोग, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी हम स्टडी करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है कि द स्टडी ऑफ चार्ज, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पर हम इसको भी कैटेगराइज करेंगे। जो बड़ी यूनिट है उसको भी हम अदर ब्रांच में कैटेगराइज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज की स्टडी करेंगे वो चार्ज के बेसिस पर हम देखेंगे। हालांकि ये चार्ज क्या है ये भी अपन डिटेल में जानेंगे। मेन तो यही है कि चार्ज क्या है, तो अपन थोड़ी देर बाद जानेंगे, पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है। फिलहाल तो हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की मोशन के बेसिस पर 3 कंडीशन हो सकती है। वो 3 कंडीशन क्या क्या है तो हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रेस्ट में है, मतलब कि वो गति नहीं कर रहा है, वेलोसिटी उसकी 0 है, तो एक कंडीशन बनती है। और चार्ज मोशन में है, अगर चार्ज मोशन में है तो इन दिस कंडीशन अगेन देयर आर 2 कंडीशंस कि जो मोशन है चार्ज की वो भी 2 प्रकार से हो सकती है। वो 2 प्रकार से कैसे हो सकती है कि हो सकता है कि वेलोसिटी कैसी हो, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब हम कह सकते हैं कि v इक्वल टू कांस्टेंट, नियत हो, चेंज ना हो रही हो, उसकी डायरेक्शन एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। या फिर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और नेक्स्ट कंडीशन होगी कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना हो, नियत ना हो, वेलोसिटी या तो बढ़ रही हो या घट रही हो या मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी कैसे वेरिएबल है। या फिर उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो इन दैट कंडीशन अपन ने 3 कंडीशन देखी हैं कि चार्ज रेस्ट में हो। अगर चार्ज रेस्ट में है तो हम उसकी जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि फर्स्ट ब्रांच का हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर चार्ज रेस्ट में है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो हम उसकी जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ये भी अपने 3 चैप्टर कवर करता है ये यूनिट, मैग्नेटिज्म। इसमें अपने सिलेबस के 3 चैप्टर कवर होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। राजस्थान बोर्ड के 3 चैप्टर आ जाएंगे मैग्नेटिज्म वाले यूनिट में। और आफ्टर दैट अगर कोई पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन में है तो इन दैट कंडीशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। या तो उसकी स्पीड कम हो रही हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पार्ट और बन जाएगा इसका EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस प्रकार से अपन ने ओवरऑल ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने राजस्थान बोर्ड के 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर कवर होते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर इस यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कैसे आते हैं मैं बता दूंगा आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युत की हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा। और इसमें 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर जो है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। और इसका बैटेज वगैरह जो भी है राजस्थान बोर्ड का, नीट का, IIT का, अपन देखेंगे। अभी इतना जान लेते हैं कि 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर इसमें कवर होंगे। और इसमें 3 चैप्टर MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड AC, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंतर्गत, कि इसमें चार्ज जो है वो मोशन में रहेगा। और ये कह सकते हैं कि ये एक ही चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छोटा चैप्टर पर इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की दृष्टि से भी इसमें अच्छे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो छोटा चैप्टर होते हुए भी अच्छा बैठे देगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ओवरऑल अपन ने ये देखा। अब अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। तो अपन हेडिंग डालें
ये उतारना है तो आप पोज करके उतार सकते हो, कॉपी कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स ये हम कह सकते हैं कि 12th क्लास का पहली ब्रांच कह सकते हैं। उस बड़ी यूनिट जो मैंने अभी बताया था उसका पहली ब्रांच कह सकते हैं, पहला पार्ट कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये भी हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट कंडीशन में जो भी पार्टिकल हैं उनकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में रहेंगे, नहीं चलेंगे, स्थिर रहेंगे, अपनी जगह पर ही रहेंगे, या फिर वो मोशन में होंगे। तो दो कंडीशन होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। चल रहा है तो डायनेमिक कंडीशन, बट यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो स्टैटिक कंडीशन में पढ़ेंगे। मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन नहीं करेगा। तो जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उस यूनिट को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको ऐसे कह सकते हैं, चाहो तो हम नोट भी कर सकते हैं इसको, दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश की, विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान बोर्ड में जो वेटेज है इसका वो है 7 मार्क्स का। आउट ऑफ 56 नंबर का जो पेपर होता है बोर्ड का उसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाएंगे। ऐसे ही हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो उसमें भी ऑलमोस्ट 10 नंबर का वेटेज इस चैप्टर से, इस पार्ट से आएगा। और नीट की बात करें, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं 3 और 4 क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं। कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। और आईआईटी मेंस में भी इसका वेरिएबल है, बट जो रेंज है वो 2 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक की है। बट अभी इस साल से आईआईटी मेंस में 30 के जगह 25 क्वेश्चन आने लग गए। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन मस्ट है कि इससे यूनिट से आएंगे। तो ये इसका अपन ने देखा कि इसका खूब अच्छा खासा वेटेज है बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम में, इसका बढ़िया सा वेटेज है। और शुरुआत यहाँ से ही होती है। अगर स्टूडेंट इस यूनिट को बढ़िया तरीके से कर लेगा तो आगे की जो मैं बता रहा था तुम्हारे को अभी की मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें भी मैग्नेटिज्म में भी क्या है कि इसका ये जब अपने को पहले से पता रहेगा तो यूनिट में अपने को बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। इसलिए ये अपन ऐसा नहीं है कि इसको छोड़कर हम आगे बढ़ जाएं, नहीं, शुरुआत अपने को यहाँ से ही करनी है। अब देखेंगे हम लोग कि अभी मैंने बताया था, अब बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़। तो अब अपना है इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, या ये कह सकते हैं अपना पहला आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश कह सकते हैं हम लोग इसको, हिंदी में विद्युत आवेश, या जनरली इसको अपन चार्ज ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बोलकर चार्ज ही बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो बच्चों मैं बताना चाहूँ, जैसे कि अपन जब छोटी क्लासों में थे या बहुत ही छोटे थे हम लोग बचपन में, तो एक ऐसे गेम खेला करते थे कि कभी पेन लिया हमने और बालों से रगड़ा उसको और कागज़ की पीछे इसके पास लेकर जाते थे। तो कागज़ के पीछे जो वो क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे पेन की तरफ या स्केल की तरफ। तो हम बड़े खुश होते थे कि यार ये तो जादू हो रहा है। एक्चुअल में अपन उस समय इतना सोचते नहीं थे कि ऐसा उसका रीज़न क्या है। तो मैं बता दूं तुम्हारे को कि जब भी अपन ऐसा करते हैं कि स्केल को या पेन को हम बालों, सूखे बालों से रगड़कर और कागज़ की पीछे इसके पास लेकर जाते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है उसमें कि जब हम उसको रब कर रहे होते हैं बालों से या कोई भी सूखे बालों से या सिल्क क्लॉथ से, तो उसमें से क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। उसकी शकल, उसका वेट, सब कुछ एज इट इज ही दिखेगा अपने को फिजिकली रूप से, बट उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई है, उसमें एक अलग से कोई गुणधर्म आ गया और उसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि अब पेपर के पीछे को, कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जो प्रॉपर्टी आई है घर्षण करने के कारण, फ्रिक्शन की वजह से, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा क्या हुआ भाई, कागज़ के पीछे थे उन पर तो चार्ज नहीं है, फिर भी वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब भी ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लग जाएगा। और उस फील्ड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, न्यूट्रल वगैरह, तो वो भी इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। तो हम इसको जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच
any body or particle can produce electric field, magnetic field as well as electromagnetic waves or radiation is known as electric charge, is known as electric charge. एक बार अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, the property of matter by virtue of which it can produce electric field, magnetic field and radiation is known as electric charge. पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विकिरण उत्पन्न कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। और इसको एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से और फिर स्मॉल क्यू से। ये इसको हम डिनोट करने के तरीके रहेंगे, या तो कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि अपन मास जो है, द्रव्यमान, उसको कैपिटल एम या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ऐसे ही जो अपन इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं उसको कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे। ये इसका नोटेशन रहेगा। आफ्टर दैट अपन जानेंगे इसको आगे ब्रीफली स्टडी करने से पहले कि इसकी जब भी मेजरमेंट करेंगे या क्या करेंगे तो उसके यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी यूनिट, मात्रक। मात्रक क्या है इसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक। तो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो कूलम वाली जो यूनिट है यही अपने को काम आएगी, कूलम। और इसको कहीं अपन सी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, क्योंकि ये कूलम किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखी गई है, तो इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल में रहेगा। तो कूलम जो है वो ऐसा यूनिट है। यूनिट सिस्टम होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उसमें ऐसा यूनिट में अपन कहेंगे कि जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम है। और अपने को 99% यही यूनिट ऑलमोस्ट काम आएगी पूरे के पूरे 12th क्लास में। फिर भी हम इसकी अदर यूनिट पर भी चर्चा करेंगे कि इसकी कूलम के अलावा भी कुछ और यूनिट होती हैं। वो यूनिट कौन कौन सी होती हैं, कभी अपने को मान लो पढ़ते पढ़ते किताब में या कॉपी नोट्स में दिख जाए तो अपन सोचेंगे सर ने तो बताया ही नहीं। तो मैं बता दूं तुम्हारे को, एक होती है इसकी ESU, इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसी टाइप से लिखते हैं, ESU, ये भी चार्ज की यूनिट है। एक होती है EMU, ESU तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक, और स्थिर चुंबकत्व मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये भी चार्ज की यूनिट हैं और जनरली मैंने बता दिया कि मोस्टली यही काम आएगी। फिर मैं इनमें रिलेशन बता देता हूँ, कभी अपन को कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट आ जाए तो इनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1000 mm, जो भी रिलेशन है, ऐसे इनमें भी रिलेशन अपन इस्टेब्लिश करेंगे कि इनमें क्या रिलेशन होता है। तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि एक जो कूलम है वो होता है 3 × 10⁹ ESU, और EMU में भी इसको कूलम को कन्वर्ट करके लिखें तो ये हो जाएगा 0.1 EMU। तो इस प्रकार से इनमें ये जो 3 मात्रक या 3 यूनिटें जो मैंने बताई हैं, कूलम, ESU और EMU, इनमें ये रिलेशन होता है कि एक कूलम बराबर इतने EMU होते हैं। और अगर इनमें अपन बात करें कि कौन सा यूनिट बड़ा है, तो अभी जो मैं फिलहाल बता रहा हूँ उसमें कूलम सबसे ग्रेटर यूनिट है, बड़ी यूनिट है। और सबसे छोटी यूनिट जो कहें हम लोग, EMU बड़ी यूनिट है और ESU छोटी यूनिट है, ठीक है ना, क्योंकि एक EMU बराबर 10 कूलम है, मतलब एक EMU की बात करें तो वो 10 कूलम के बराबर है। पर अपन चर्चा करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बड़ा यूनिट कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा यूनिट हम किसको लेंगे, तो ये होता है फैराड। तो एक यूनिट और लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, फैराडे। ये जो है फैराडे, ये भी चार्ज की यूनिट है फैराडे। और जो फैराडे है उसको हम कहेंगे कि एक फैराडे बराबर 94,500 कूलम। ये सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, फैराडे। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बहुत से बच्चों को कि सर फैराडे तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट है, विद्युत धारिता की यूनिट है। तो बच्चों वहाँ पर थोड़ा सा नेम में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए अपने को एक जैसा लगता है। और मैंने भी गलती से एक बार मैंने खुद ने भी बोल दिया था यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जो फैराडे है वो चार्ज की यूनिट है, और जो फैराड हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो इसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि फैराडे है या फिर फैराड है। तो फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये अपन ने देखा बच्चों कि इसकी यूनिट क्या है। तुम लोग चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। और अपन आगे चल रहे हैं, अब इसकी डायमेंशन की चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन क्या है। क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या कि अपन इस पूरे 12th के सिलेबस में जहाँ पर भी डायमेंशन लिखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अपने को चार्ज की डायमेंशन अगर याद है तो अपने को बहुत हेल्पफुल रहेगा, या वहाँ पर बहुत
बड़ी तरीके से अपन उसको लिख सकेंगे। तो अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या है, चार्ज का विमीय सूत्र क्या है। तो मैं तुम्हें पहले तो ये बता दूं कि विमीय सूत्र होते क्या हैं या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं। तो बच्चों, हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में पढ़ते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी को क्या है कि हम 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई हैं फिजिक्स में, या 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, उनकी टर्म्स में उसको लिखते हैं, उसकी पावर लगाकर लिखते हैं। तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, कि कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर कौन कौन सी पावर पर वो डिपेंड करती है, उस फॉर्मूले को हम डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर मैं चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो जो चार्ज है वो कहीं भी 7 क्वांटिटी में उसका नाम नहीं है, मतलब कि ये ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो इसको फिर अपन को फंडामेंटल क्वांटिटी में ड्राइव कर रहेंगे हम लोग। तो अपन को मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, इसका हमें मालूम है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता है, हम जो छोटी क्लासों में भी पढ़ कर आते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, मतलब Q अपॉन T। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। अब हमने क्या देखा कि जो चार्ज का फॉर्मूला आया है करंट की टर्म्स में, उसमें आया है I मतलब करंट, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो T टाइम है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब अपन इसको अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला को अपन ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, और ये हो जाएगा A1 T1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और किसी न किसी बुक में अगर तुम्हारे को I को अगर डायरेक्ट ऐसा लिखा मिल जाए, कहीं अगर ऐसा लिखा मिल जाए, तो अपने को माइंड में होना चाहिए कि इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि A1 T1 ही मस्ट है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, I की पावर 1 T की पावर 1। ये भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। बट ज़्यादातर जनरली ए वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है या माइंड में रखना है कि A1 T1 ये इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो ये अपन ने देखा कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, जिसमें अपने को कूलम विशेषकर ध्यान रखना है। और आफ्टर दैट इसका डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1 ये हमें याद रखना है। तो अभी तक जो मैंने तुम्हारे को बताया है, उसमें 2-3 बातें ही अपने को लर्निंग पॉइंट्स हैं कि इसका यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। आफ्टर दैट हम अब आगे चलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी बॉडी पर कैसे आता है। जैसे मैं बात करूं कि ये डस्टर है, इसका मान लो सपोज करें कोई भी मास है, जितना भी मास है, क्या इस पर चार्ज है कि नहीं है। तो ये मैटर की प्रॉपर्टी है। इसमें मतलब मास जो होता है उसको हम मैटर बोलते हैं, कि जिसमें भी मास है, जिसमें भी द्रव्यमान है, उसको भी अपन द्रव्य बोलते हैं। तो इसमें मास तो है ही सही, वजन तो है ही सही, कुछ ना कुछ। तो इसमें क्या है, मास है, तो इसमें वो प्रॉपर्टी मस्ट नहीं है कि होना जरूरी है। तो कब क्या आएगी तो अपन वो देखेंगे सारा का सारा, कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज कब आता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हाँ, डीपली स्टडी करने के लिए अपन इसको पूरा समझेंगे कि कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज कब आएगा। तो अपन इसको जानने के लिए पहले इसके और अंदर जाकर देखते हैं कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, वो किससे बना होता है बच्चों, वो होता है एटम से बना हुआ। कोई भी बॉडी किससे बनी होती है, एटम से। अब थोड़ा एटम के बारे में अपन जान लेते हैं। हालांकि 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ कर आते हैं एटम के बारे में, और भी छोटी क्लास में पढ़े। फिर मैं एक बार रिवीजन के तौर पर रफली बता रहा हूँ कि जो एटम होता है उसमें एक तो होता है सेंट्रल पॉइंट, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक कहते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट होती है। ऐसे करते हुए इसके चारों ओर क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अपन बेसिकली समझने के लिए इतना ही मान ले रहे हैं कि ये एक एटम है, और इसमें अंदर जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 2 टाइप के पार्टिकल अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमें मालूम होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। कौन सा एलिमेंट का एटम बना रहे हैं उस बेसिस पर ये डिपेंड करेगा कि कितना अपने को इसमें इलेक्ट्रॉन लेना है। रफली कुछ भी ले लो, अपन को केवल कंसेप्ट समझना है। तो ओवरऑल अपने को ये पता चला कि कोई भी मटेरियल है वो एटम से बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। और एक परमाणु में 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 पार्टिकल होते हैं। अब चूंकि अपने को आगे बड़ी तरीके से समझ में आया, इसलिए अपन इनके बारे में भी जान लेते हैं कि तीनों पार्टिकल्स की क्या क्या कहानी है। तो हम आगे देखेंगे आगे की ये जो पार्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं हम लोग।
इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो अपने को याद रखना है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
1.6। अब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसके नेचर के लिए अपन क्या करेंगे कि इसमें नेगेटिव चार्ज साइन लगा दे रहा हूँ मैं कि ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना रहेगा। प्रोटॉन की बात करें हम लोग कि प्रोटॉन का चार्ज कितना रहेगा, तो प्रोटॉन का चार्ज ही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही किसका चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है। बट इनकी नेचर अपोजिट होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक को नेगेटिव ले लेते हैं और एक को पॉजिटिव ले रहे हैं। बाकी ये अपने को यही मानना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। बाकी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये जब भी इसका फिजिक्स का इतिहास लिखा गया होगा या फिजिक्स को जब पहली बार लिखा गया होगा तो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई इलेक्ट्रॉन को अपन नेगेटिव लेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव लेंगे। इसके पीछे और कोई थ्योरी नहीं है। तो अपने को एज यूजुअल अपने को यही सिंबल काम में लेने हैं। बाकी अब इसमें ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
हैं इसका भी, तो अपन कहेंगे कि इसको अपन माइनस का ई लिखा करेंगे और इसको सुविधा के लिए प्लस का ई लिखा करेंगे। तो ए अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है और प्रोटॉन पर इतना होता है। और न्यूट्रॉन की बात करें हम लोग, न्यूट्रॉन की बात करें कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उस पर चार्ज होता है 0। तो ये तीनों पार्टिकल्स के बारे में अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, दोनों का जो चार्ज की बात करें मैग्नीट्यूड की वो सेम रहेगी, बट नेचर अपोजिट होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव लेंगे और उसको माइनस के ई से नोट करेंगे और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस के ई से नोट करेंगे। और अपने को वैल्यू याद रखनी है क्योंकि ये पूरे 12th क्लास में खूब काम आएगा, तो इसको अपने को याद रख लेना है। साथ ही साथ इनके मासेज के बारे में भी मैं बता दूं तुम्हारे को, ये तो मैंने बताया इसके चार्ज क्या है, इनके चार्ज क्या क्या होते हैं, तो ये अपन को याद रखना है। मासेज के बारे में भी मैं तुम्हारे को बता दे रहा हूँ कि मास क्या क्या रहेंगे। तो मास के बारे में मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ कि मास क्या रहेगा इसका। मास तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और प्रोटॉन का जो मास है ये डायरेक्ट अपने को याद रखना है, इनके पीछे का रीजन पर नहीं जाना कि ये कहाँ से आ गया, ये सब कैलकुलेटेड है। और इसमें आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की बात करें, हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इनका मास है। अब अपन को यहाँ से देखने से एक बात पता चल रही है कि सर यहाँ पर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल आपने एग्जैक्ट सेम लिख दिया है। तो मैं बताऊंगा बच्चों कि इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, एग्जैक्ट तो सेम नहीं होता है, बट जो मैंने डिजिट लिखे है ना वहाँ तक तो ये सेम ही रहेगा, इन दोनों का मास, कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम रहेगा। बट अपन और उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट में जाएँ तो यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा अपन ये कह सकते हैं कि इतना ध्यान देने, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं बताऊँगा तुम्हारे को क्या याद रखना है। तो अगर अपन को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल स्लाइटली जो न्यूट्रॉन का मास है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, किससे, प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, किसका मास, न्यूट्रॉन का मास। और अब इतने छोटे से मास में ज़्यादा कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं, इसलिए अपन ऑलमोस्ट सेम लेते हैं। तो ये बच्चों जो चार्ज है और मास है ये अपन याद रखेंगे तो बढ़िया है, कॉन्फिडेंस रहेगा और आगे भी काम आएगा। तो अपने को ऐसा नहीं लगेगा यार कितने सारे पार्टिकल याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ पार्टिकल नहीं है। 12th क्लास में बताऊं तुम्हारे को 7-8 पार्टिकल हैं, वो इधर उधर आते रहते हैं, तो अपन अगर उनको याद कर लें तो अपना बिल्कुल स्मूथली काम चले। तो जिसमें से मैं जो बता रहा हूँ आपको पार्टिकल, 7-8 पार्टिकल पूरी 12th क्लास में होते हैं। एल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ऐसे जो पार्टिकल हैं, और 3 पार्टिकल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो यही पार्टिकल हैं जो ड्यूट्रॉन वगैरह भी, तो ये अपने को 12th क्लास में काम आते हैं। तो इनको आउट ऑफ जो मैं 7-8 पार्टिकल बता रहा हूँ उसमें 3 पार्टिकल तो यही यहाँ पर अपने को याद रख लेंगे तो बेटर रहेगा कि काम हल्का हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि जो एक बार फिर से समरी के तौर पर कि प्रत्येक पार्टिकल, कोई भी बॉडी किससे बनी होती है, एटम से बनी होती है, परमाणुओं से बनी होती है। और एक परमाणु जो है वो किससे बना होता है,
परमाणु में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनका चार्ज वगैरह अपने को याद रखना है, मास वगैरह भी याद रख लें तो ठीक है, फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट होगी किसी चैप्टर में तो अपने को हेल्पफुल रहेगा, तो ये मास भी अपन याद रख लेंगे। अब अपन चलते हैं मेन जो टॉपिक था अपना कि चार्ज कैसे आता है, किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दो बॉडी का एग्जाम्पल लेता हूँ, एटम का नहीं। एटम में अपन ने इतना पता होना चाहिए कि कोई भी एटम है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम में हम बात करें कि कोई भी एटम है, कोई भी एटम है तो उस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अभी अभी अपन ने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर इतना माइनस का ई चार्ज रहेगा और प्रोटॉन है उस पर प्लस का ई चार्ज रहेगा। और मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो एटम पर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये अपने को पहले से पता है तो अच्छी बात है, वरना याद रख लेंगे कि कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम है उस पर चार्ज कितना रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब एटम हमेशा कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन जनरली बात करें तो जेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जेड ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जो टोटल चार्ज रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना रहेगा, माइनस का जेड ई, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना रहेगा, प्लस का जेड ई, और इनको हम सम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करके जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। अब हम बात करते हैं कि बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। एटम का तो अपन ने देख लिया सारा का सारा कि ये जो चार्ज है वो ऐसे ऐसे होता है, और आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि दो बॉडी का हम एग्जांपल लेना चाहेंगे। दो बॉडी ले लेते हैं हम, बॉडी ए ले लेता हूँ मैं और बॉडी बी ले लेता हूँ। ये अलग अलग मटेरियल की बॉडी ली है, मतलब इनका जो नेचर है, जो पदार्थ की नेचर है, तो ये अलग अलग मटेरियल का अपन ने दो बॉडी ले ली है, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी कह सकते हैं, दो बॉडी ले ली हैं। और दो बॉडी हैं, अपन ने एक कंसेप्ट को समझने के लिए, ऐसा एग्जैक्ट कुछ जरूरी नहीं कि अपन वैल्यू लें, कंसेप्ट को समझने के लिए मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि बॉडी ए में 500 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 500 इलेक्ट्रॉन हैं, और 500 ही क्या है इसमें, प्रोटॉन हैं। एक कोई दूसरी जो बॉडी मैंने ली है उसमें 1000 ले लेता हूँ, 1000 इलेक्ट्रॉन, और 1000 ही मैं ले लेता हूँ क्या चीज़, प्रोटॉन। ये दो बॉडी ले ली है। बॉडी ए में कंसेप्ट को समझने के लिए 500 इलेक्ट्रॉन माने, 500 प्रोटॉन माने हैं, और बॉडी बी में ऐसे मान लिए। जरूरी नहीं अपन कुछ और भी नंबर ले सकते थे, क्योंकि जनरल फॉर्म में लेने से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए मैंने जेड वगैरह ए वगैरह न लेकर ऐसे अपन ने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली है। अब मैं बोलूँ कि इस बॉडी पर चार्ज कितना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस बॉडी ए पर चार्ज कितना है। तो अभी अभी अपन ने देखा था कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होता है, तो अपन देख लेते हैं अभी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का ई चार्ज होता है, तो इस पर कितना हो जाएगा, माइनस का 500 ई। इसी प्रकार से चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें हम लोग कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 500 ई, इतना चार्ज रहेगा। और मैं इसको सम कर दूं तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी ए, टोटल चार्ज ऑन बॉडी ए कितना हो जाएगा बच्चों, इसको अपन सम करके देखें तो जीरो आ जाएगा। सिमिलरली इधर देखें तो वो सेम कहानी, इधर जो चार्ज रहेगा कि चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हो जाएगा माइनस का 1000 ई, और चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन ये हो जाएगा प्लस का 1000 ई। और टोटल चार्ज ऑफ बॉडी बी की बात करेंगे हम लोग, तो ये भी कितना आ रहा है, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी बी ये हो जाएगा जीरो। कि वस्तु ए पर भी कुल आवेश कितना आया, जीरो आया, क्योंकि इसमें अपन ने देखा कि जितना नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन का था उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का था, और टोटल करके देखा तो इस पर कुल आवेश आया जीरो, और बॉडी बी पर भी कुल आवेश कितना आया, जीरो। मतलब दोनों की दोनों बॉडी अभी इनिशियली कंडीशन में क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इनको फ्रिक्शन कराते हैं। बॉडी ए और बी का हम क्या करा रहे हैं, अब फ्रिक्शन करा रहे हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर रब करा रहे हैं कि घर्षण करा रहे हैं। तो घर्षण कराने की कंडीशन में जब हम इसको फ्रिक्शन कराएंगे तो फ्रिक्शन की कराने की कंडीशन में क्या कुछ एक्सटर्नल
सोर्स के द्वारा वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अपन हाथ की हथेलियों को भी रगड़ें तो ये अपने आप फ्रिक्शन नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपने द्वारा कुछ वर्क होगा। तो फ्रिक्शन में जो एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है उस वर्क का कुछ ना कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम फ्रिक्शन कराते हैं तो जो वर्क हो रहा है उसका सम पार्ट विल कन्वर्टेड इनटू हीट, और जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है उस हीट को लेकर, अभी अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं एटम के अंदर, तो उस हीट को लेकर आउटर मोस्ट सेल के जो ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस बेसिस पर अपन देखें कि हमने इसको फ्रिक्शन कराया, और फ्रिक्शन कराने की कंडीशन में सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, ऐसे मान लेते हैं। ये डिपेंड करता है, मैं तुम्हारे बताऊंगा कि वर्क फंक्शन से डिसाइड होता है कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस में जाएंगे। फिलहाल अपन ये मान ले रहे हैं कि जब फ्रिक्शन कराया तो इलेक्ट्रॉन ए से बी में चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? फॉर एग्जांपल समझने के लिए ये मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। सपोज करें 10 इलेक्ट्रॉन, जब हम फ्रिक्शन करा रहे हैं, ए और बी का घर्षण करा रहे हैं, तो घर्षण के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करके, गेन तो इसके भी करेंगे, पर इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन सपोज करें 10 इलेक्ट्रॉन उस प्रक्रिया में ए से बी की ओर ट्रांसफर हो गए हैं। तो आफ्टर फ्रिक्शन की बात करें हम लोग कि आफ्टर फ्रिक्शन, तो आफ्टर फ्रिक्शन में देखेंगे हम लोग कि अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने बचेंगे बच्चों, कि पहले 500 थे, 10 इलेक्ट्रॉन उधर, 10 की बजाय अपन 100 मान लेते हैं और अच्छा रहेगा थोड़ा सा समझने में, कि 100 इलेक्ट्रॉन उधर चले जाते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? अब सब 500 थे, 100 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो अब यहाँ पर बच जाएंगे 400, 400 इलेक्ट्रॉन इधर बच जाएंगे, और 100 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी बी में आकर जुड़ गए हैं। तो पहले 1000 थे, अब कितने हो जाएंगे? 1100 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो ये अपन ने देखा कि फ्रिक्शन के बाद की कंडीशन क्या है कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं, ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं। हाँ बच्चों, तो आफ्टर फ्रिक्शन की हम बात करें तो आफ्टर फ्रिक्शन में ए से बी की तरफ 100 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो अब यहाँ पर कितने रह जाएंगे? 400, और यहाँ पर हो जाएंगे 1100, 1100 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब देखिए कि इस पर चार्ज कितना रहेगा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कि टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा -400 E, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1100 E हो जाएगा। तो अब हम ये देखें कि इस पर टोटल चार्ज कितना आया है। तो अब हम इसमें ऐड करके देख रहे हैं ना टोटल चार्ज, तो -400 प्लस का 500, तो ये आ रहा है प्लस का 100E, प्लस का 100E, और यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आ रहा है -100E, -100E। और ये अपना स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं कि E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो ये चार्ज आया है यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट होता है, या क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे क्लास में लाइव क्लास चलती है तब, तो हम बात कर रहे थे कि सर 100 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो प्रोटॉन क्यों नहीं गए? प्रोटॉन भी तो जा सकते थे। मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन गए तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी जाने चाहिए थे। तो बच्चों प्रोटॉन एक्चुअल में क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स से बंधे होते हैं। मतलब इस फ्रिक्शन की प्रोसेसिंग में अपन इतना उनको एनर्जी नहीं दे सकते कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, प्रोटॉन बाहर आ जाए। तो प्रोटॉन कभी भी फ्रिक्शन में या चार्जिंग वाली प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो चार्जिंग की प्रोसेसिंग में ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, वो ईजीबी में बहुत कम एनर्जी के द्वारा भी वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो ऐड होंगे या इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए बॉडी ए से बी में। तो यहाँ से अपने को 2-3 बातें पता चल रही हैं, इस जो मैंने तुम्हारे एग्जाम्पल बताया है उससे 2-3 बातें हमें पता चल रही हैं। पहली बात तो क्या पता चल रही है? पहली बात तो हमें ये पता चल रही है कि जब भी हम चार्ज करते हैं बॉडीज को तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। नेक्स्ट वन बात कौन सी पता चली कि ये जरूरी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस बॉडी में ज़्यादा है कम है उससे ट्रांसफ़र होने का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मैं अपन ने एग्जांपल लिया था, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम थे उसी से ही अपन ने मारा था कि 100 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो दूसरी बात अपन को ध्यान रखनी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में ज़्यादा है कम है उससे उसका कोई ट्रांसफ़र का कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रांसफ़र का लेना देना किस में से किस में जाएंगे ये अपन आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि किस में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और किस में ऐड होंगे। तो फिलहाल तो अपन को ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे और किस में जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस बॉडी में ज़्यादा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो क्या है, हाँ, कि जो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, उस बॉडी पर क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है या इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से वो वस्तु पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रोटॉन तो पहले के बराबर ही बने हुए हैं और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ले रही है, गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आधिक्य होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का आधिक्य होने के कारण उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका, तो अपने को अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक कंडीशन तो ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी ही मात्रा में, उतनी ही संख्या में क्या है, प्रोटॉन है। तो उस बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, मतलब बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल कहलाएगी, उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी, उदासीन। कोई भी बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी, मतलब कोई भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई बॉडी में जीरो चार्ज है, कोई बॉडी पर जीरो चार्ज है, तो उसमें पक्का है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट की चर्चा करें हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है किसकी तुलना में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तुलना में। तो एक कंडीशन कौन सी बॉडी की जैसी हो गई, अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब अपन ने जो एग्जांपल देखा है उसमें बॉडी की बी के जैसा कंडीशन बना है कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें 1100 हैं और प्रोटॉन इसमें 1000 ही है, तो इस पर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी वो। इन दिस कंडीशन जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और इसके दूसरा केस देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। इट मीन्स ये इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो ये बॉडी कहलाएगी बच्चों पॉजिटिवली चार्ज, ये बॉडी कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज। इस प्रकार से अपन ने 3 कंडीशन देखी हैं कि कोई बॉडी कब नेगेटिवली चार्ज रहेगी, कब पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और कब वो उस पर चार्ज होगा ही नहीं। ये अपन ने 3 कंडीशन देखी हैं कि कैसे कैसे ये चार्ज आता है। तो इस कंडीशन को बोल सकते हैं हम लोग कि जो बॉडी है उसने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, इसमें क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब आधिक्य, ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन दैट कंडीशन बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। और इसमें कहें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कमी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। तो ये अपन ने देखा कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। एक बार में ये जो भी अपन ने पढ़ा है उसको समरी के तौर पर और रिवाइज करते हैं हम लोग कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, या कहें वो उदासीन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। भले ही हमें उसमें इतनी ज़्यादा डीपली नहीं जाना कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, पर बराबर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और टोटल चार्ज उसमें 0 होता है। अब डिफरेंट मेथड के द्वारा, जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन के द्वारा ही हम उसको चार्ज करें, और भी मेथड होते हैं, कंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ऐसे किसी भी मेथड के द्वारा अगर अपन इस इक्वल के साइन को चेंज कर दें, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर ना रहे, तो डेफिनेटली बॉडी फिर चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है वस्तु। तो कैसे क्या आवेशित होगी,
तो अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें, उसमें से बॉडी में से अगर अपन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लें, निकाल लें, तो उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन को अपन ऐड कर दें उसमें, तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। इन दिस कंडीशन बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारे को ये याद रखना है कि कोई भी बॉडी कब नेगेटिवली चार्ज होती है और कब पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये अपने को याद रखना है। ये अपने हमें याद रखना है कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कब होती है। चलो, और इससे ये भी पता चलता है कि चार्ज जो है वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों। चार्ज दो टाइप के होते हैं। कैसे? एक तो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज। ये भी अपने को पता चल रहा है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, कि या तो अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। आफ्टर दैट, अब हम ये चार्ज के बारे में अपन ने अभी तक टोटली पढ़ा है कि चार्ज क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो और चार्ज कैसे आता है, ये सारा का सारा अपन ने देखा है कि चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलाम होती है। उसके अदर यूनिट भी हम काम में ले सकते हैं, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, ऐसे अपन ने एसआई यूनिट पढ़ा है। फिर A1 T1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखा था। और अपन ने ये भी देख लिया कि कोई भी बॉडी कब चार्ज होती है। अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो बॉडी पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी। और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम लोग, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रही है कोई बॉडी में, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने की वजह से ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। इतना अपन ने अभी तक देखा है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, ये है नेक्स्ट आर्टिकल, आवेश के गुणधर्म की ये देखेंगे हम लोग। इसमें चार्ज के बारे में बहुत सारी हम प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अभी अभी अपन ने देखा था एक एग्जांपल के द्वारा कि जो चार्ज है वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि बच्चों, ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये भी कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज अगर पास में रखे हों या फिर नेगेटिव चार्ज के पास में रखा हो, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को ये धक्का मारते हैं। मतलब बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो इस टाइप से लगेगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसी के अपोजिट में अपन बात करेंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की कि द चार्ज ऑफ सेम नेचर आर रिपेल टू ईच अदर एंड चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये पहली प्रॉपर्टी की समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। पर इसमें जो रिपल्सन का टेस्टिंग है, ये मान लो अपने को पता लगाना है कि कोई बॉडी, ये अपन थोड़ा प्रॉपर्टी के बाद में ले लेंगे न्यूमेरिकल की, कोई बॉडी चार्ज है नहीं है, न्यूट्रल है, तो उसके पीछे का रीजन क्या लेते हैं अपन, सही टेस्टिंग का तरीका क्या लेते हैं कि इसमें जो रिपल्सन है उससे हम पता लगाते हैं कि बॉडी वास्तव में चार्ज है, उसकी नेचर भी कैसे पहले की जैसी है। तो रिपल्सन टेस्टिंग का जो तरीका है वो सही रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो क्या होता है, कोई एक बॉडी चार्ज हो दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये अपन ने देखेंगे पहली प्रॉपर्टी कि द चार्ज ऑफ सेम नेचर आर रिपेल टू ईच अदर एंड चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर, एक प्लस और माइनस, आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे हैं कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें स्केलर है, वेक्टर है, तो इसमें क्या है, ये चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। मीन्स हम जब भी चार्ज को बताएंगे तो उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह का अपने को ध्यान नहीं रखना कि डायरेक्शन क्या है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि मान लो कोई सिस्टम मान लेते हैं हम लोग, ये कोई निकाय है, सिस्टम है और इसमें बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। सपोज करें एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है, ऐसे ही चार्ज Qn है। ऐसे करते हुए इसमें चार्ज हैं, इस सिस्टम के अंदर चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 और Qn। अब मैं कहूँ कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, इस सिस्टम पर टोटल चार्ज कितना है। तो इसमें हमें चूँकि पता है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का जब हम सम करते हैं तो एल्जेब्रिक सम करते हैं, मतलब उसमें कोई ये ध्यान नहीं रखना कि ये कितने एंगल बना रहा है, इससे ये कितनी डायरेक्शन में रखा हुआ, नो मैटर। अपन डायरेक्ट इनका सम कर देंगे, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो जो टोटल चार्ज है Q नेट ऑन दी सिस्टम, तो Q नेट ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन Qn। तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो ये हमने जो चार्ज को ऐसे ऐड कर दिया डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम, वो इसी वजह से किया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से कर दिया। अदरवाइज तो बहुत कुछ ट्राइंगल लॉ या जो भी लॉ होते हैं वेक्टर सम की, वो काम में लेने पड़ते। तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम, देयरफॉर नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू दी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज विच आर प्रेजेंट इन दी सिस्टम। कि किसी चार्ज एक अदिश राशि है, इसलिए किसी निकाय पर कुल आवेश उस निकाय के अंदर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन लोग एडिटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी भी हम इसको कह सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी की इसको ऐड कैसे करते हैं ये बताती है एडिटिव प्रॉपर्टी की। इसका ऐड डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम करके करते हैं। तो हमने ये दूसरी प्रॉपर्टी भी देखी कि कैसे क्या। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी कि सेम नेचर के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी की चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए किसी सिस्टम पर जो टोटल चार्ज है वो सिस्टम के अंदर उपस्थित सभी चार्ज के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के लिए। हम देखेंगे कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तो तीसरी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि इसमें बच्चों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था तुम्हारे को, कि चार्ज की कितनी कंडीशन हो सकती हैं। तो सपोज करें अगर चार्ज कैसा है, रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में है, ऐसे करते हुए तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये क्या जनरेट करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर चार्ज मोशन में है, ये जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, ये मोशन में है, गति कर रहा है, चल रहा है। तो जो मोशन में है वो भी दो कंडीशन रहेंगी यहाँ पर कि चार्ज मोशन में है तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी कैसी हो? कांस्टेंट हो, नियत वेग से वो गति कर रहा हो। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि वेरिएबल वेलोसिटी से, कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल से हो। मतलब कि पहली इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा और इसमें नॉट इक्वल टू 0। दो कंडीशन है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हो, मोशन में है, तो हमें मालूम है कि चार्ज की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनती है। जब भी चार्ज मोशन करता है तो उससे क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। और इलेक्ट्रिक करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे भी सही, MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब चार्ज चलेगा, चार्ज मोशन करेगा, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ और बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट। और जहाँ इलेक्ट्रिक करंट है वहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड और बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, ये मोशन वाली कंडीशन में होगा क्या बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही सही। ये तो अपन पहली प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा। बट अगर वो मोशन में है तो ड्यू टू करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ही बनाएगा, कि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ऐसे करते हुए तो हम ये कहेंगे कि चार्ज मोशन में है तो कौन कौन से फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। एक क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत बार आया हुआ है कि एक गतिशील आवेश
एक मूविंग चार्ज पार्टिकल कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस करता है, उनके नाम लिखिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चाहे वो कैसी भी कंडीशन में मोशन कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हाँ, इस कंडीशन में कि जो चार्ज है वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड घट रही है बढ़ रही है, तो इन दिस कंडीशन EMW भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी वो बनाएगा। तो ये अपन मान रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी, चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी है। इसको कैसे बता सकते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को, कि इफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन देन चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज इज इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी then in this condition charge will produce electric field as well as magnetic field, and if charge is motion in with accelerated motion with variable velocity, then charge will produce electric field, magnetic field and electromagnetic waves। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी कि चार्ज किस कंडीशन में क्या क्या प्रोड्यूस करता है। अपन हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं कि अगर कोई आवेशित कण, कोई आवेश विरामावस्था में है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। और अगर चार्ज गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और चार्ज यदि वेरिएबल वेलोसिटी से त्वरित गति से गतिशील है तो चार्ज विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें या विकिरण उत्पन्न करेगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी चार्ज की। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसमें इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं हम इनवेरिएंट, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या है ये हम देखेंगे कि कोई पार्टिकल है, इस पर चार्ज है Q और इसका मास है M। कोई पार्टिकल कंसीडर किया हमने जिसका चार्ज तो कितना है स्मॉल q और मास है स्मॉल m। अब इस चार्ज पार्टिकल को हम अलग अलग फ्रेम में रख रहे हैं। अलग अलग फ्रेम का मतलब है, मान लो सपोज करें डेस्टर ही है जिस पर चार्ज है, मास भी है इसका कुछ ना कुछ, और एक क्लास में रखा हुआ है। तो इसका जो मास है और चार्ज है वो अपन ने मेजर करके देख लिया। सपोज करें कि इसका चार्ज तो है Q0 और मास है M0। अब इसको अपन ने क्या है हाईली स्पीड, कोई ज़्यादा स्पीड से मूविंग फ्रेम में रख दिया जा रहा है। सपोज करें रॉकेट में रख दिया है और कोई ऐसी फ्रेम मान रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मोशन में है। कह सकते हैं कि लाइट की जो स्पीड है ना उसकी आधी वेलोसिटी से या उसके अप्रॉक्सीमेट वो मूव कर रहा है। तो अपन देखेंगे कि क्या होगा ऐसी कंडीशन में अगर इसको मूविंग फ्रेम में रख दिया जाए। सपोज करें एक सेम पार्टिकल है, उसको मैंने ऐसे फ्रेम में रख दिया बच्चों कि ये तो Q हो गया और ये M0 हो गया और ये जा रहा है B वेलोसिटी से। तो इन दैट कंडीशन जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या बताती है कि जो चार्ज जब मोशन में रहे या फ्रेम जो है वो मोशन में रहेगा तो हमें कहेंगे कि ऐसी कंडीशन में है जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, नेचर है, वो चेंज नहीं होती है। मतलब चार्ज अभी भी इस कंडीशन में जो चार्ज है Q डैश मान लेते हैं, अभी भी पहले के बराबर ही रहेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड फ्रेम की पोजीशन से, उसकी कंडीशन से, मोशन में है, रेस्ट में है या कितनी स्पीड से मोशन में, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। और जबकि हम मास की बात करें तो दी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बात करें हम लोग तो ये चेंज हो जाता है। सपोज करें M डैश हो गया तो M डैश जो है वो बाद में इसका इफेक्टिव जो मास रहेगा, इफेक्टिव मास रहेगा वो रहेगा 1 - v² अपॉन c²। इस टाइप से ये मास चेंज हो जाता है। मास बढ़ सकता है कि जो रेस्ट का जो मास था उससे बढ़कर और ज़्यादा हो सकता है इफेक्टिव मास ड्यू टू मोशन ऑफ फ्रेम। बट चार्ज का मैग्नीट्यूड फ्रेम की कंडीशन से चेंज नहीं होता। इसलिए अपन इस प्रॉपर्टी को क्या बोला, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, कि जो इसका जो चार्ज है वो वेरी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो एक चौथी प्रॉपर्टी है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, ये बताता है फोर्थ प्रॉपर्टी। तो अगर अपने को कभी क्वेश्चन मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई मास इतना है और चार्ज इतना है, तो बताइए कितना मास और चार्ज रहेगा। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज नहीं होगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हुई चार्ज की, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं हम लोग, चार्ज की फिफ्थ प्रॉपर्टी को लेंगे हम लोग, कि फिफ्थ प्रॉपर्टी को लेंगे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी को मैं नाम दे रहा हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो चार्ज है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे चार्ज क्या क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है कि नहीं है। तो बच्चों, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका इंटरचेंज, जिनका लेन देन एक फिक्स क्वांटा के रूप में, एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मतलब जिनकी हर एक वैल्यू को अपन पॉसिबल ना हो कि कुछ भी जो मन करे वो वैल्यू ले लें और दे दें, तो ऐसा नहीं है। कोई फिक्स इंटीग्रल के रूप में ही उसका लेन देन होगा, इंटरचेंज होगा, तो हम ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, सपोज करें अपने इंडिया में जो करेंसी चलती है, हम डेली लाइफ में लेन देन करते हैं, तो हम कोई बॉडी, मतलब कोई भी चीज़ है, दुकान पर जाते हैं तो क्या 10 रुपये का लेन देन कर सकते हैं कि दुकानदार से? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 रुपये का लेन देन कर सकते हैं कि? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि 6.5 रुपये का लेन देन कर सकते हैं क्या, तो फिर प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। फिर या तो अपन 6 रुपये का लेन देन करें या 7 रुपये का लेन देन करें। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, कि जिनका लेन देन फिक्स 1 रुपये, 1 रुपीज़, सपोज करें जो एग्जाम्पल लिया है उसमें 1 रुपीज़ की इंटीग्रल में जो भी रहेगा उसका अपन लेन देन कर सकते हैं और बाकी का लेन देन नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम लोग? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, क्वांटीकृत राशियां कहेंगे। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अपन ने स्टडी की थी चार्ज की, चार्ज कैसे आता है। तो वहाँ पर मैंने बोला था तुम्हारे को कि मान लो ये सपोज करें कोई बॉडी है और इस बॉडी को अपन चार्ज करना चाह रहे हैं। तो चार्ज करने के लिए 2 ही कंडीशन है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, या तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें। तो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल रहा हूँ, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं, इस बॉडी को सपोज करें, तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मैं बोलूँ 6.5 इलेक्ट्रॉन हैं क्या, तो 6.5 इलेक्ट्रॉन अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसलिए या तो इलेक्ट्रॉन 6 ही निकालेंगे या फिर 7 निकालेंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है? क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। और इसका जो वैल्यू है चार्ज की, जो अपन इंटरचेंज के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये होती है हमेशा क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है तो प्लस माइनस का NE n हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपन ने या तो निकाले हैं उसमें ऐड किए हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और ये E जो है इसकी अपन स्टार्टिंग में चर्चा कर चुके हैं कि 1.6 × 10⁻⁻⁻ माइनस का 19 कूलम होता है इसकी वैल्यू। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हुज क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है कि कम से कम कितना हम लेन देन कर सकते हैं, हुज क्वांटा इज इक्वल टू दी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुज क्वांटा इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी जिसका क्वांटा किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो भी किसी भी बॉडी पर, therefore the charge present on the body always be integral multiple of charge of electron। तो therefore we can written as Q इक्वल टू प्लस माइनस का NE। तो ये हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक प्रॉपर्टी हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाली बात होती है कि सर हमने तो किताब में पढ़ा है, सर हमें तो फलानी सर ने बोला है कि चार्ज तो और भी होते हैं, आपने तो बताया ही नहीं उनके बारे में कि चार्ज तो प्लस माइनस का E/3 भी होता है, प्लस माइनस का 2E/3 भी होता है, और भी, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे बिल्कुल होते हैं, इनको क्वार्क बोलते हैं अपन, इसको पढ़ते हैं अपन क्वार्क थ्योरी में, जो आगे की क्लासों में स्टडी करते हैं क्वार्क बोलते हैं। और अगर अपन इन क्वार्क थ्योरी को मानते हुए बोलें कि सर चार्ज का जो क्वांटा है, कि चार्ज का कम से कम जो लेन देन है वो E/3 होता है, तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। ये अपने को अगर चार्ज का क्वांटा की बात करें तो E बताएंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसको, बिकॉज कि फ्रीली ऐसे स्वतंत्र रूप से पाए नहीं जाते हैं क्वांटा, ये पेयर में होते हैं, और पेयर में होते हैं तो या तो E बनेगा या माइनस का E बनेगा या कुछ बनेगा ही नहीं। इसलिए चार्ज का क्वांटा अपने को याद रखना है, कितना रहेगा? E रहेगा। ये क्वार्क को अपन को कंसीडर नहीं करना है, बस ये ओनली फॉर नॉलेज, कि भाई कभी अपन को पढ़ते पढ़ते ऐसी चीज़ पता चले तो अपने को पता होना चाहिए कि क्वार्क भी कोई चीज़ है
बट वो स्वतंत्र रूप से अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए अपन जो चार्ज का क्वांटा है वो अपन ई मानेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अगर इससे अपन ये भी बात करें कि कोई चार्ज बॉडी है तो उस पर मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल है, कम से कम कितना चार्ज पॉसिबल है। चार्ज बॉडी है तो मतलब चार्ज बॉडी है तो उस पर चार्ज तो है, पर अपन जीरो तो नहीं बोल सकते, और कम से कम कितना चार्ज हो सकता है। मिनिमम चार्ज की बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, तो 1 हो सकती है। तो मिनिमम जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम हम बता सकते हैं। और प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला गया है एक इलेक्ट्रॉन तो हम उसको प्लस का बोलेंगे, और ऐड किया है उसमें बॉडी ने गेन किया है तो फिर माइनस का बताएंगे चार्ज को। तो ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन ही बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या राइट दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6th नंबर की, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों जैसे कि अपन 11th क्लास में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहाँ पर हम देखते हैं कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का मतलब यहाँ पर निकल रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ बच्चों कि ये बिल्कुल पैक है, इसमें से कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं जा सकती और अंदर से बाहर नहीं जा सकती। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम है ये, आइसोलेटेड। तो इसका जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। की बात करें हम लोग तो टोटल भी अभी कितना चार्ज रहेगा, टोटल तो अभी भी 0 ही रहेगा। तो ये अपन कह सकते हैं कि इसका टोटल चार्ज अभी भी 0 है। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बोलते हैं। हम जब भी बात करेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे, या नहीं भी बोल रहे हैं तो अंडरस्टूड रहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर पहले ग्लास रॉड पर चार्ज तो था नहीं और अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज तो क्रिएट हो गया, और वास्तव में क्रिएट हो भी गया क्योंकि पहले अपन ने 0 माना था और अब 0 नहीं है, तो इस बॉडी पर चार्ज क्रिएट हो गया। तो क्या ये गलत हो गया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ? अभी भी ये सही है, क्योंकि हम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बोल रहे हैं, किसी बॉडी के लिए बात नहीं कर रहे कि किसी बॉडी का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ऐसा कहना गलत है। ये आइसोलेटेड सिस्टम की हम जब भी बात करेंगे तो उसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट है, स्टूडेंट नोट कर लेंगे चाहो तो, कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द चार्ज नाइदर बी क्रिएट nor destroy, it can only transfer from one body to another body। हिंदी में देखें हम लोग कि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ना तो हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही चार्ज को नष्ट कर सकते हैं, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और फिर आता है इसका एग्जाम्पल, कि 1-2 एग्जाम्पल भी देखें हम लोग। तो बात करें हम लोग, एक तो एग्जाम्पल ही हो जाएगा फ्रिक्शन की प्रोसेसिंग में। जब भी हम फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करते हैं तो फ्रिक्शन की प्रोसेसिंग में जो आइसोलेटेड सिस्टम जिन बॉडी से मिलकर बना होता है उस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक अनदर एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में अपन बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनका भी टोटल चार्ज क्या होता है, उसमें भी टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, सपोज करें वाटर बना रहे हैं हम लोग, H2O, और इसको अपन बैलेंस भी कर देते हैं 2H2O ऐसे करते हुए। तो इस केमिकल रिएक्शन में भी क्या है कि चार्ज क्या कांस्टेंट है, क्या बिल्कुल कांस्टेंट है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हुई या न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है कि यूरेनियम है और उसको बम्बारिंग करके न्यूट्रॉन से और उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, इनमें भी चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये एग्जांपल हो गए हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। और भी हम बात करें ऐसे ही, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कैसे कि सर क्या अर्थ का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा क्या, कि अर्थ का चार्ज
मेरे हिसाब से अर्थ कहीं टच में तो है नहीं दूसरे उससे प्लानिट से, तो क्या इसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है? तो अपन कहेंगे कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अर्थ क्या एक बॉडी टाइप का हो गया है, तो बॉडी का चार्ज कांस्टेंट रहे कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यूनिवर्स की बात करें तो अपन कहेंगे कि पूरी यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यूनिवर्स में हम ये मानते हैं कि सब कुछ उसके अंदर आ गया, बाहर से कुछ नहीं है फिर, तो यूनिवर्स का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट अर्थ की बात करें या किसी पर्टिकुलर प्लानेट की बात करें तो उसका चार्ज कांस्टेंट रहे कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अपन ने बच्चों 6th प्रॉपर्टी देखी है, 6 प्रॉपर्टी देखी। एक लास्ट प्रॉपर्टी और बता दे रहा हूँ मैं, इसमें 7th नंबर की प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है, ये देख लेंगे हम लोग। ये बहुत कम बुकों में दे रखी होती है, फिर भी एक बार देख लें हम लोग कि क्या है वो 7th प्रॉपर्टी कि जो चार्ज है वो हमेशा मास से एसोसिएटेड रहता है। मतलब कि जहाँ पर चार्ज रहेगा वहाँ पर मास रहेगा, मतलब अगर चार्ज है तो वहाँ पर मास मस्ट है कि रहेगा ही रहेगा, बट मास है वहाँ पर चार्ज रहे ये जरूरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी में कि दी चार्ज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास, चार्ज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास। किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? मास के साथ एसोसिएटेड रहता है। बट ये इसका रिवर्स सही नहीं है कि मास हो वहाँ पर चार्ज भी रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, इस डस्टर का कुछ ना कुछ मास है, मान लो 100 ग्राम मास है, तो इसका मास तो है, पर अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज नहीं है। बट अगर चार्ज है वहाँ पर मास रहेगा। तो हम इस 7th प्रॉपर्टी में कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद मास, देयरफॉर चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास इज एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो ये अपन ने 7 प्रॉपर्टी चार्ज की देखी है। एक बार मैं समरी के तौर पर सातों की सातों प्रॉपर्टी को अपन रिवाइज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट नेचर की जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी थी एडिटिव प्रॉपर्टी नाम दिया था उसको कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर नेट चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज इन दैट सिस्टम। एक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी देखी थी। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी थी कि अगर चार्ज को कितनी भी मोशन दें उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, जबकि मास चेंज हो सकता है और चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी एक दिखी थी कि चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज अगर मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और चार्ज मोशन में है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। नेक्स्ट देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज एक क्वांटाइड क्वांटिटी है जिसका क्वांटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, और जो चार्ज होता है वो हमेशा उसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू दी प्लस माइनस का NE। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज भी कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। और लास्ट प्रॉपर्टी की चार्ज जो है हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो ये अपन ने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की चर्चा करी। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर बेस्ड हम छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल स्पेयर लिए हैं हमने, एक तो स्पेयर है A और एक स्पेयर है B। ए आइडेंटिकल है मतलब इस हर तरह से सेम है, इनका मास सेम है, सब कुछ सेम है। तो इनका जो स्टार्टिंग का जो मास है, इसका मास है Ma और ये बराबर है Mb के। 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर मान सकते हैं कि 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर हैं जिनका मास सेम है, जिनका मास सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि A को तो कर दे रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, A को कैसा कर दें बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज कर दें, और B को नेगेटिवली चार्ज कर दें। B को हम नेगेटिवली चार्ज कर दे रहे हैं। आफ्टर चार्जिंग दीज स्पेयर, तो इनके मास का सीक्वेंस क्या रहेगा। ए है अपना क्वेश्चन कि 2 आइडेंटिकल स्पेयर हैं, मेटेलिक स्पेयर हैं जिनका मास इक्वल है स्टार्टिंग में। अब इनमें से एक स्पेयर को हम पॉजिटिवली चार्ज कर दे रहे हैं, एक स्पेयर को हम नेगेटिवली चार्ज कर दे रहे हैं, तो इनकी सीक्वेंस क्या रहेगा। ऑप्शन में दे रहा हूँ तुम्हारे को कि सपोज करें इनका जो आफ्टर जो मास है वो Ma डैश हो जाता है बाद में, और ये हो जाता है Mb डैश। चार्जिंग करने के बाद का जो मास है वो Ma डैश Mb डैश। तो चार्ज करने के बाद कौन सा इनमें ऑप्शन सही रहेगा कि Ma डैश इक्वल टू Mb डैश, Ma डैश ग्रेटर देन Mb डैश, Ma डैश
लेस देन एम बी डैश, और नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट देखें हम लोग अपन भी दिमाग लगाएं कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। कि दो स्पेयर थे, आइडेंटिकल स्पेयर हैं जिनका मास सेम है, और उनको अगर ए को हम पॉजिटिवली चार्ज कर दें बी को हम नेगेटिवली चार्ज कर दें, और चार्ज करने के बाद का मास हो जाता है एम ए डैश और एम बी डैश, तो कौन सा ऑप्शन का सही है। तो देखो बच्चों, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है अपन देखेंगे कि ए को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं। सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ मैं इसका, चेक करना तुमने सही टिक किया था क्या, कि ए को हम पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज कब होता है, स्टार्टिंग में मैंने जोर देकर बहुत अच्छी तरह समझाया था कि कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कब होती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ए में से तो निकाले गए होंगे और बी में ऐड किए गए होंगे तो ए से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और बी में इलेक्ट्रॉन गेन किए, तभी नेगेटिवली चार्ज हुई है। अब देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। कितना मास बताया था मैंने कि 9.1 इंटू 10⁻⁻³ माइनस का 31 kg, 31 kg ए इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसलिए जब भी हमने ए को पॉजिटिवली चार्ज किया है तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपना जो मास है वो भी साथ में लेकर निकला होगा, तो यहाँ से उतना मास कम हो जाएगा, उतना ही मास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो कंसेप्चुअली हम देखें कि इसमें कौन सी बॉडी का जो मास है वो ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, तो अपना को ए का सी ऑप्शन सही ऑप्शन है, क्योंकि जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से उसका मास भी कम हुआ है। तो मास कम हुआ है, पहले दोनों का बराबर था तो इसका मास कम हो गया, और उसमें ऐड किए हैं तो इसका मास बढ़ जाएगा। बट ये जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको कंसेप्चुअली अपन बता सकते हैं कि इसका मास कम हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो एक पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग कि मैं कुछ चार्ज की वैल्यू दे रहा हूँ तुम्हारे को, कुछ चार्ज की वैल्यू दे रहा हूँ, और उनमें से बताना है अपने कौन कौन से चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं या पॉसिबल हैं, कि विच चार्ज आर पॉसिबल। तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हैं, इसमें से मैं पहला दे देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻² का 20 कूलम, पहला ऑप्शन है। मोर देन 1 कह सकते हैं कि इसमें से ज़्यादा भी सही निकल सकते हैं। नेक्स्ट है 1.6 इंटू 10⁻⁻² का 18 कूलम, थर्ड हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻² का 19 कूलम, और फोर्थ ले लेते हैं अपन लोग 1 कूलम। इन जो चार अपने को वैल्यू दे रखी है चार्ज की, उनमें से बताना है कि कौन कौन से चार्ज इस नेचर में पॉसिबल हैं, इस प्रकृति में संभव है, उनके मान वो हमें बताना है। सोचो जरा। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो उसमें मैंने बताया था तुम्हारे को कि हमेशा ऑलवेज भी जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, प्लस माइनस का एन ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर नंबर होते हैं 1 2 3 इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो हम देखेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई, n बराबर हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन ई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये चार्ज की जो वैल्यू है उनको पुट करके हम n की वैल्यू निकालेंगे, और अगर n की वैल्यू इंटीजर नंबर आ रहा है, कोई पूर्ण संख्या आ रही है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो चार्ज पॉसिबल है, ऐसा चार्ज पॉसिबल है। और चार्ज अगर इंटीजर नंबर नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंटों में आ रहा है, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये हम देखेंगे। तो पहले को चेक कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो n बराबर ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻² का 20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻² का 90। इसको हम देख रहे हैं तो ये कैंसिल आउट होकर ये आ रहा है 0.1। n की वैल्यू आ रही है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में 0.1, मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन 0.1 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का 10वां हिस्सा तो नहीं निकाल सकते ना, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली बी को चेक करें हम लोग, ऐसे ही इसी प्रकार से बी के लिए चेक करें तो n बराबर आ जाएगा 10 प्लस का 10 आ जाएगा इस टाइप से। तो ये चार्ज तो पॉसिबल है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो ये चार्ज तो पॉसिबल है। आफ्टर दैट फिर से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, फिर से चर्चा करें, इसको चेक करें हम लोग सी ऑप्शन को।
कि सी ऑप्शन में जो चार्ज है वो पॉसिबल है कि नहीं, तो इसमें हम 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, एक कट जाएगा तो ये आ रहा है 1.5 इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात ऐसा चार्ज बनाने के लिए अपने को 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आधा निकालना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे हम बात करें कोई बड़े अमाउंट की बात करें कि 1 कूलाम 0.5 कूलाम या जितना, वो सब पॉसिबल रहते हैं, वो सब पॉसिबल रहते हैं। अपन इसको चेक भी करेंगे। तो ये अपन ने देखा कि जो बड़े अमाउंट होते हैं वो ऑलवेज भी पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जो भी इसका क्वांटाइजेशन वाला कंसेप्ट है उसको, तो ये पॉसिबल है। अभी मैं इसको भी चेक करके बताएंगे, ये भी पूरा आएगा, देखना अभी ये पूरा आएगा। अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट भी है, तो अपना नेक्स्ट पार्ट यही है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि एक बॉडी पर प्लस का 1 कूलम चार्ज है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक बॉडी पर प्लस का 1 कूलम चार्ज है। द चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 कूलम, इतना चार्ज है। देन हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बॉडी, कि एक बॉडी पर प्लस का 1 कूलम चार्ज है, तो बताइए उससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता करना है कि 1 कूलम चार्ज है तो उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन अपने को निकालने पड़ेंगे। या इस क्वेश्चन को अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ऐसे अभी अपन इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि एक बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, मतलब प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग तो निकाले गए हैं, अगर माइनस की बात करते तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए गए हैं, तो अपन को बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिए गए हैं। तो बिल्कुल अपन इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? कि हमें मालूम है कि जो चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है उससे अपन ने देखा है कि Q बराबर होता है NE, Q बराबर होता है NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन E। इसमें हम आगे चर्चा करें, N इक्वल टू Q कितना हो जाएगा बच्चों? Q कितना दे रखा है हमें? 1 कूलम, और E की वैल्यू अपन ने स्टार्टिंग में देखी थी, कितनी होती है? इतना होता है। इसको और आगे सॉल्व करें तो इसको ऊपर ले जाऊं मैं, तो N इक्वल टू ये हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस का 19 अपॉन 1.6। इसको आगे और सॉल्व करें हम लोग तो 10 मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसका पॉइंट भी हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर 10 टू दी पावर 18 प्लस का 18 अपॉन 16 और सॉल्व करें हम लोग, इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 4 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें डिवाइड करें हम लोग तो पूरी बार जा रहा है डिवाइड कि 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपन ने देखा कि 1 कूलम जो चार्ज है, 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है, या उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट इसको अपने को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लें तो ये भी अपने को हेल्पफुल रहेगा, कहीं ना कहीं इसको और भी यूज होगा। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कितने एक जो कूलम चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब बच्चे इनको कन्फ्यूजन होता है, सर ये तो पूरा नंबर नहीं आया, ये तो पॉइंटों में आया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों, ये देखो पावर कितनी बड़ी है, वो भी पॉजिटिव की है, इसलिए ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ये अपन ने देखा कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और देखें हम लोग नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी टाइप के, कि अच्छा इस क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर सकते थे कि एक न्यूट्रल बॉडी पर अगर अपन पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज दें, एक बॉडी पर हम प्लस का 1 कूलम चार्ज दें तो उसका मास कितना कम हो जाएगा, उसका चेंज इन मास ऑफ बॉडी निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए कि 1 कूलम चार्ज देने पर इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास हमें मालूम है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg। तो उस इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करके हम लोग वो मास में चेंज भी हम निकाल सकते हैं कि किसी बॉडी को अगर अपन चार्ज दे रहे हैं तो उसका मास कितना कम हो जाएगा। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं
नेक्स्ट चर्चा करने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर अपन ने प्रॉपर्टी को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो ये सब क्वेश्चन तुम्हें इजी लगेंगे। कि कोई पार्टिकल है, उसका रेस्ट कंडीशन ऑफ मास तो है m नॉट, चार्ज है q नॉट, और जब हम उसको मोशन दे रहे हैं, उस चार्ज को हम मोशन दे रहे हैं, b वेलोसिटी से मोशन दे रहे हैं, तो इसका मास हो जाता है m डैश मान लो, और चार्ज हो जाता है q डैश। तो हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों इसमें कि m डैश बराबर m नॉट, q डैश बराबर q नॉट, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है m डैश ग्रेटर देन m नॉट, q डैश ग्रेटर देन q नॉट। सी ऑप्शन है m डैश ग्रेटर देन m नॉट, q डैश इक्वल टू q नॉट। और ऐसे ही एक ऑप्शन और मान ले रहे हैं m डैश बराबर m नॉट, q डैश ग्रेटर देन q नॉट। इस प्रकार से हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है जिसका रेस्ट कंडीशन ऑफ मास तो है m नॉट और चार्ज है q नॉट। अब उसको हम मोशन दे रहे हैं, q वेलोसिटी से उसको चला रहे हैं, और वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है, कितना भी एज्यूम कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा मान सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बताना है कि इस m डैश और q डैश के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सोचो बच्चों। तो इसमें हमने इनवेरिएंट प्रॉपर्टी पढ़ी है। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी बताया था कि q जो है वो चेंज नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में q चेंज नहीं होता है, और q चेंज नहीं होता है। इन दैट कंडीशन अपने को दो ऑप्शन पॉसिबल लग रहे हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब दोनों जो ऑप्शन है उसमें दोनों में ही ये चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। तो चलो ये तो हुआ कि दो ऑप्शन पर आ गए अपन लोग चार्ज से हटकर। अब आफ्टर दैट नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि मास बढ़ेगा कि घटेगा, मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बताया कि मास 100% चेंज होगा, और चेंज होगा तो ये भी गया ऑप्शन, ये तो चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो अपना आंसर वैसे ही पता चल गया कि ये ऑप्शन सही है। और फिर भी ये कैसे बढ़ गया मास, तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था इसमें कि m डैश बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये हमने देखा था। तो इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो ये 1 से कम आ जाएगा, नीचे जो आएगा वो वैल्यू 1 से कम आती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, पहले से बड़ा हो जाएगा, तो मास बढ़ जाएगा। बट जनरल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि c है बहुत बड़ा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपनी जो स्पीड होती है व्हीकल्स वगैरह की वो बहुत कम होती है, इस चक्कर में वो मास अपन कांस्टेंट ही मानते हैं। तो ये अपन ने देखा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि कैसे क्या। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर बेस्ड है लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट कूलॉम्स लॉ पर मूव करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ए कोई बॉडी ए है, ए कोई बॉडी ए है और ए चार्जड है, ए बॉडी पर चार्ज है, ये अपन ने को क्वेश्चन में बता रखा है चार्ज है, और ए बॉडी बी है, ए बॉडी बी है, एक दो बॉडी है ए एंड बी, ए पर चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी वो क्या है, बट ए इसको रिपेल कर रही है। बॉडी ए रिपेल टू दी बॉडी बी, बी को रिपेल कर रही है, देन पहला ऑप्शन हो जाएगा देन बॉडी बी, देन बॉडी बी। पहला ऑप्शन है मस्ट बी चार्ज, मस्ट बी चार्ज। दूसरा हो जाएगा मे बी चार्ज। तीसरा हो जाएगा न्यूट्रल, और भी लिख सकते हैं हम लोग नन ऑफ दीज मान लो। बिल्कुल कंसेप्चुअल है, जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी है उस पर बेस्ड है। तो
क्या होगा यहाँ पर कि बॉडी बी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि बी बॉडी है वो रिपेल हो रही है, और रिपेल हो रही है तो अपन ने देखा था स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो पहली प्रॉपर्टी थी कि लाइक नेचर की जो बॉडी है, चार्ज बॉडी है, वो एक दूसरे को रिपेल करती है, रिपेल करती है। तो यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन तभी पॉसिबल है जब वो सेम नेचर की से चार्ज हो। मतलब कि इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। मे बी चार्ज बिल्कुल नहीं है कि हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर ये अट्रैक्शन होता, अट्रैक्शन वाला केस होता ना, तो अपन इस कंडीशन में फिर इसको भी सही मानते और इस कंडीशन को भी सही मानते, क्योंकि कोई चार्ज बॉडी जो होती है ना, वो न्यूट्रल बॉडी को भी इंडक्शन के द्वारा चार्ज करके उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। इसलिए ये रिपल्सन वाले केसेज में तो क्या होगा बच्चों, एक ही ऑप्शन सही रहेगा। पर अट्रैक्शन वाले केसेज का मैं बोलता कि बॉडी ए अट्रैक्ट टू द बॉडी बी, इन दैट कंडीशन ए भी सही हो जाता और ए भी सही हो जाता। सॉरी, फिर तो सारे ही सही हो जाते, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करता, मे बी और मस्ट वाले को अपन हटा देते, उस कंडीशन में ये सही हो जाते। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।